बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं पाथवेज। हम पिछले माली साल में, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर का अख्ताम हुआ है 1 महीने से 30 जून को, उसमें एक विन विन और होपफुल सिचुएशन को डिस्कस करते रहे एज़ फॉर एज रिगार्डिंग द नंबर्स, और ये भी कहते रहे कि विदाउट नंबर्स हम इकॉनमी को डिस्कस नहीं कर सकते। ये बात शुरू की 3 क्वार्टर्स तक तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन अब चौथे क्वार्टर्स के नंबर जो शामिल हो के जब आए हैं तो एटलीस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कोई तकरीबन $2.25 बिलियन का फिर जो है इट इज़ देयर और इट इज़ फेसिंग। और क्या ये कोविड से रिकवरी, पोस्ट रिकवरी पीरियड से है, इसकी क्या कॉनोटेशन है? और एक क्वेश्चन और भी है कि हम ये समझते थे कि हमने अपना हाउस जो है वी हैव पुट इट इनटू ऑर्डर एज़ फार एज द मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क इज़ कंसर्न, या कम से कम फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट का जहाँ तक ताल्लुक़ है। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आना शुरू है कि क्या स्टिल वी नीड एक्सटर्नल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेबलाइजर लाइक एन IMF और अ प्रोग्राम विद देम। तो इन सब चीज़ों पे आज बात करते हैं। मैं इसलिए ये इंट्रो दे रहा हूँ कि एयर में ये चीज़ है कि पाकिस्तान शायद एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना चाह रहा है, या एक थिंकिंग है कि हमें प्रोग्राम की उस तरह शायद ज़रूरत रही है या नहीं रही पाकिस्तान को। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर आबिद ने मास्क पहना हुआ है। आज हमने ये डिसाइड किया कि हम दोनों में से कम कोई एक बंदा ज़रूर मास्क पहन के रखे। तो मैंने ये फ़ील किया कि अगर बाकियों ने मास्क पहना हुआ है तो मैं शायद सेफ़ हूँ। तो ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, मैंने जो आपसे ये भी बात की है कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि फिगर्स फिर बड़ी चेंजिंग आ रही हैं। देखिए ताहिर, अगर हम इस वक्त 30 जून को जो माली साल पूरा हुआ है, अगर उसमें मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, चीज़ें इतनी मायूस कुन भी नहीं हैं, लेकिन शायद चीज़ें उतनी रोज़ी भी नहीं हैं जितनी कि हमें पहले 3 क्वार्टर्स में नज़र आती थी। यानी एक चीज़ तो आपके सामने है कि ग्रोथ जो है वो हुई है 3.94% जो ग्रोथ थी, वो नंबर ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ इकॉनमी वी शेप रिकवरी जो है वो देखने में आई। दूसरी चीज़ जो आपको देखने में मिलती है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ने एक रिकॉर्ड $25 बिलियन का हदफ जो है बेंचमार्क क्रॉस वो बेंचमार्क क्रॉस किया। इसी तरह से टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल में आपने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं बिजनेस किया, वो बिज़नेस किया। रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस रहीं, $30 बिलियन से कुछ ही कम है, 29.3 बिलियन के लगभग, लेकिन ये एक बहुत हौसला अफजा नंबर जो है वो मिला है सामने आया। इस वक्त अगर हम ट्रेड डेफिसिट को देखें तो वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो आपका रेमिटेंसेस से पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। $30 बिलियन का ही आपका ट्रेड डेफिसिट है, $30 बिलियन के करीब आपकी रेमिटेंसेस आ गई, तो कम से कम आपकी जो सेकेंडरी इनकम है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट जो है था, करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर आप देखें तो आखिरी 2 महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हुआ और उसके वजह से $1.85 बिलियन पे वो क्लोज़ होता आपको नज़र आया। अगर हम थोड़ा सा उसको तफसील में जाने की कोशिश करते हैं तो 2-3 चीज़ों की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रुका हुआ था। एक तो इंपोर्ट्स जो है उसमें कमी, पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम का जो बिल था वो प्राइसेस कम थी। यानी पहले 10 महीने का अगर आप एवरेज देखें तो आपको पेट्रोलियम इंपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन $54-55 बिलियन पर बैरल पे मिल रही हैं। आखिरी 2 महीनों को देखें तो $70 पर बैरल क्रॉस कर चुकी हैं। तो जाहिर है कि वो एकदम वहाँ पे $25 का डिफरेंस वहाँ पे उसमें हिट हुआ। सेकंड अगर हम देखते हैं तो फूड इंपोर्ट जो है वो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम के बाद सबसे ज़्यादा पिंच उसमें आया है फूड इंपोर्ट्स में। तो अगर हम टोटल फूड इंपोर्ट्स को देखें तो कुछ $7.2 बिलियन के करीब हमारी फूड इंपोर्ट है। क्या हमने इंपोर्ट की इसमें? ऑयल देखिए, आप पिछले साल को देखें तो एडिबल ऑयल के अलावा वीट आपने इंपोर्ट की है, शुगर आपने इंपोर्ट की है, तो ये सारी चीज़ें जो प्लस फूड आइटम्स बाकी भी, तो पल्सेस, तो $7.2 बिलियन जो है वो आपकी फूड इंपोर्ट है। तो हमारे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप देखते हैं फूड में तो वो गैप बढ़ता चला जा रहा है अगर आप अपने एक्सपोर्ट को देखें वर्सेस आपकी फूड इंपोर्ट्स। तो ये था वो। और आल्दो के इस वक्त हमारे पास तकरीबन अगर हम अपने
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखते हैं तो एक हेल्दी रिजर्व्स पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इस माली साल में जो चीज़ें नहीं होने की तो रेमिटेंसेस मेरा ख्याल है सैचुरेशन पे पहुंच गई हैं। शायद कम हो सकता है, डिक्लाइन हो जाए। अगर डिक्लाइन नहीं भी होंगी तो वो फ्लैट रहेंगी, क्योंकि ये वो रेमिटेंसेस हैं जो कि इनफॉर्मली आती थी, फॉर्मल सोर्सेज से आना शुरू हो गई। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सी रेमिटेंसेस जो थी वो थ्रू प्रॉपर चैनल आ रही थी। जो ये दुनिया में वैक्सीनेशन के बाद ट्रैवल खुलता चला जाएगा, स्पेशली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो रेमिटेंसेस है वहाँ पे एक डिक्लाइन आना शुरू होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये $30 बिलियन से बहुत ऊपर हम जा सकें इस माली साल में, जो रवा माली साल है उसमें रेमिटेंसेस को। सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट्स को देखते हैं तो इंपोर्ट्स में भी अब इजाफा होता चला जाएगा। पाकिस्तान में की जो पीक इंपोर्ट्स थी वो 2018 में थी $56 बिलियन की। इस साल अभी तक वो $53 बिलियन पे पहुंची हैं, यानी वो पीक की गुंजाइश अभी भी मौजूद है $3 बिलियन की। लेकिन वो कंपेरेबल है, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमी में इतनी जान है। उस वक्त अगर आप 2018 को देखते हैं तो उस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस आज की पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं थी, $64 बिलियन के करीब एवरेज वो चल रहा था। अब हम देख रहे हैं $64 अ बैरल। हाँ, बैरल। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो शायद ये प्राइसेस जो है $70 पर मैं बैरल कह से रहा हूँ ऊपर कि जो रहेंगी। इम्पोर्ट्स हैं उस वक्त तो मुझे याद है कि सबसे बड़ी जो है वो कंज्यूमर आइटम्स और नहीं, मशीनरी थी उस वक्त, मशीनरी भी उस थी वक्त और मशीनरी जो कारें थी शारें और ये भी बड़ी। तो अभी आपकी देखें ना तो आपके कारों के मेक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो ज़ाहिर है कारें आपकी ज़्यादा इंपोर्ट होंगी, क्या वो कम्प्लीटली नॉकडाउन आ रही हैं या वो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट आ रहे हैं। लेकिन कारों पहले सिर्फ 3-4 ब्रांड्स होते थे, अब देखिए कि आपकी कितनी कारों की मार्केट है। तो कारें तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट में बढ़ने की गुंजाइश जो है मौजूद है। अगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्ट्स हैं क्या ये एक्सपोर्ट्स के में कन्वर्ट होंगी, मतलब रॉ मटेरियल आ रहा है या मशीनरी, या वही है कि जो हम खा पी के बराबर कर रहे हैं? टर्फ जब तक वो है, टर्फ जो है ये फैसिलिटी है स्टेट बैंक की तरफ से इंडस्ट्री को एक्सपेंशन के लिए या नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए। तो टर्फ फैसिलिटी चूँकि भी चल रही है, तो जब तक टर्फ फैसिलिटी मौजूद है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनके लिए देयर इज़ ऑलवेज एन इंसेंटिव को मशीनरी इंपोर्ट करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो हमें पिंच करेगी अगले साल में वो फूड इंपोर्ट है, जो कि इस दफ़ा दोबारा आप देखें तो जो है शुगर की इंपोर्ट भी इस माली साल में हो रही है, वीट की इंपोर्ट भी हो रही है। तो ये एक जो इंपोर्ट होगी ये पिंच करेगी। इसी तरह से कमोडिटी प्राइस चूँकि सारी हाइक पे हैं, तो उनके हाइक पे होने की वजह से अगेन आपकी जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल कम नहीं होगा। रेमिटेंसेस अगर फ्लैट रहती हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ अगर कोशिश जो है वो मज़ीद कामयाब नहीं होती, तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। अगर हम पिछले 2 महीने को ही ट्रेंड में रखें तो इसका मतलब ये है कि साल के एंड पे हम दोबारा शायद देख रहे हों कि 2 बिलियन से ऊपर है। ये नहीं, इससे ज़्यादा होगा। ये तो 2 महीनों में आपका $1.85 बिलियन बना है ना। $2 बिलियन तो आपका 2 महीने में बन गया। तो अगर हम देखें तो अगर ये 500-700 मिलियन हर महीने का भी रह रहा हो करंट अकाउंट डेफिसिट, तो $6 बिलियन के करीब जा पहुंचता है साल के एंड में। और वहाँ पे फिर आपकी सिचुएशन जो है वो असेस करना होती है पॉलिसी मेकर्स को कि रिज़र्व जो है वो कितने रख रहे हैं, करेंसी का रेट जो है वो स्टेट बैंक को मार्केट से ख़रीदनी चाहिए या मार्केट में करेंसी सेल करनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होगा। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि जो आपका डॉलर का रेट है वो नीचे गिरेगा, और अब देखें कि आज $1.20 डॉलर जो है वो नीचे है, वो कम हुआ है। ये अभी कुछ अर्सा मज़ीद कम रहेगा, लेकिन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये बढ़ना शुरू होता है तो फिर दोबारा तो जाहिर है कि फिर स्टेट बैंक की मजबूरी बन जाएगा कि वो मार्केट से, ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो ले, जो कि आपको इंपोर्ट्स, या अगर स्टेट बैंक नहीं भी लेता तो जो इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स को भी तो मार्केट ही से डॉलर्स बाई करके पेमेंट करनी है। तो फिर इस पर थोड़ा सा करेंसी पे दबाव आ सकता है, जो कि फ़िलहाल शायद इस क्वार्टर में नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इसी तरह से चलता है। अब देखना यह है कि हुकूमत इसके लिए क्या कर सकती है। क्या कर सकती है तो हुकूमत देखें, हुकूमत इस वक्त अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यूरो बॉन्ड, सुकूक बॉन्ड्स,
और बहुत से जो बायलैटरल हैं हमारे, मतलब मार्केट से lenders, डेट रेज करने की कोशिश करी, मार्केट से फंड रेज करने की, बायलैटरल लेंडर से फंड रेज करने की, और मल्टीलैटरल लेंडर से फंड रेज करने की, डेट रेज करने की, डेट रेज करने की। और मल्टीलैटरल जो है ज़ाहिर है मल्टीलैटरल में Debt IMF जो है वो आपकी प्राइम चॉइस बनता है ही IMF, और हाँ, कौन सा रह गया? हाँ। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का तो पोर्टफोलियो इतना सा भी नहीं है, ADB के IMF ही है मल्टीलेटरल में। तो ये है जो एज जिस तरह हमें पता है एक ज़माने में होता था वर्ल्ड बैंक वगैरह का 6-7-8 बिलियन का, अब तो वो तो इस तो वक्त ये सिचुएशन है इस हाँ, वाले तो साल। इसका मतलब है कि आप बॉटम लाइन विदाउट सेइंग आप ये कह रहे हैं कि IMF की ज़रूरत रहेगी। IMF की ज़रूरत तो बिल्कुल रहेगी। IMF के बगैर IMF से निकलना जो है वो मेरा ख्याल एक पॉलिसी सुसाइड होगा। पॉलिसी सुसाइड। तो IMF के साथ तो क्या मेरा नहीं चीज़ें ख्याल कि हुकूमत IMF से निकलना चाह रही है। अच्छा ना हुकूमत निकलना चाह रही है, ना IMF जो है वो निकालना चाह रहा है? निकालना चाह रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि नेगोशिएशन जो है वो होपफुली स्टार्ट हो रही होंगी, ईद की छुट्टियां अब खत्म हो गई हैं। मतलब IMF आप ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग भी नहीं करना चाह रही, हमारी लिक्विडिटी के ऊपर भी वो इतना, इसका मतलब है कि वो और क्या करेंगे? देखिए अभी तो देखना ये है कि एक आध रोज़ में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, जिसको मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि वो 7% ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ वेव जो है कराची को अगर आप देखें, कराची में दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया। 20% सिंध में वो आपका फाइनेंशियल हब है, तो अगर वहाँ पे दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो जाता है तो ये हो गया है, तो स्टेट बैंक जो है इस कम से कम मुझे नहीं लगता कि फोर्थ कमिंग मीटिंग में पॉलिसी रेट को छेड़ेगा। तो पॉलिसी रेट जो है वो वही है। अब IMF के साथ देखना होगा कि IMF के साथ जो नेगोशिएशन जिनका आगाज़ होगा वहाँ पे। अच्छा, ये तो सारे फैक्टर्स वो हैं कि हम ये बिलीव करते हैं। अब टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, क्विकली इसको रैप अप करते हैं। ये तो वो है कि अगर हम बिलीव करें कि कुछ फिक्स चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि एग्रीकल्चर में अगर कमोडिटी है तो हम एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट भी तो हमें करना चाहिए ना कुछ, ताकि हमारी जो कमोडिटी है उसकी प्राइसेस हों, और वो इवन एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्ट हैं उनको सारी फंडिंग एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट से मुयसर हो, और इंडस्ट्री के लिए जो मशीनरी मंगा रहे हैं एक्सपोर्ट्स को, तो जो इंटरनल पॉलिसी के लिए उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए एग्रीकल्चर पे जो एक चीज़ शायद थोड़ी सी पे ऑफ होती नज़र आएगी वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़। वो चीज़ें जो कि आपको एग्रीकल्चर में इंपोर्ट करना पड़ी हैं, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे तो वो चीज़ें जो कि आपको इस वक्त इंपोर्ट करना पड़ रही हैं, कम से कम उनकी इंपोर्ट को तो रोका जा सकता है थ्रू सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। और हुकूमत काफ़ी सारा उस पर जो है एक आध साल तो लगेगा वो तो जो दे रही है। अगर थोड़ा सा एग्रीकल्चर इंपोर्ट का बिल जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा हो तो शायद ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इस पे एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स के बॉटलनेक्स थे, जिनको कि काफ़ी हद तक इस बजट में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उनको बेहतर बनाने की जो कोशिश की गई है, तो अब देखना ये होगा कि वो एक्सपोर्ट्स में कितना पे ऑफ करते हैं। एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी $25 बिलियन पे एक कम से कम वो जो बिलो 25 वाला एक नौसत चल रही थी उसको टूटा, वो ख़त्म, वो जो कर्ज वो टूटी और अब आप $25 बिलियन से ऊपर आ गए हैं। तो अब देखना ये है कि इस $25 बिलियन से आगे कितना जाया जा सकता है, सस्टेनेबल है, कौन से। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो IT है। IT में पहली दफ़ा आप $2 बिलियन का मार्जिन जो था थ्रेशोल्ड वो क्रॉस किया है IT की एक्सपोर्ट में। तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि IT गुड्स एंड सर्विसेज में वहाँ पे अपना शेयर जो है वो हम मैन पावर में और वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं IT के में कोई पॉलिसी के तौर पे। देखिए उसमें इस वक्त स्टार्टअप्स जो हैं वो तो जाहिर हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक आध आपको सेक्टर जो है वो चुनना पड़ेगा हुकूमत को जिसमें फिर सारी बैकिंग उस पर कर दी जाए। IT में कोई भी एक सेक्टर, IT हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक सेक्टर उठा लें, IT को उठा लें, एग्रीकल्चर को उठा लें, सर्विसेज में कोई एक सेक्टर ऐसा हुकूमत को पिक कर लेना चाहिए 2021 में, इस वाले माली साल में। इस पे बाद में इसमें मेरा ख्याल है पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो बॉटम लाइन देखने वालों के लिए ये है कि ये जो नंबर्स हैं उनकी रोशनी में ऐसे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और IMF की भी ज़रूरत है, आप यही कह रहे हैं जी। तो पॉलिसी में गवर्नमेंट उनसे क्या निगोशिएट करती है, लेकिन IMF का
इसके साथ ही मेरा ख्याल है आज का ये ख़त्म हुआ है। तो बॉटम लाइन यही बनती है आज की कि IMF का प्रोग्राम जो है वो दोनों तरफ वो भी चाहते हैं कि चले और हम भी चाहते हैं, लेकिन ये उसमें शायद हो सकता है पॉलिसी में कुछ टिंकरिंग करें या उसमें कुछ चेंज करें और उस प्रोग्राम को कम से कम ग्रोथ को देखते हुए टेलर करके बेहतर बनाया जाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।